मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जेनेटिक्स में सहलग्नता एवं जीन विनिमय विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। अपने पूर्व के वीडियो में हमने सहलग्नता एवं जीन विनिमय से संबंधित अनेक तथ्यों पर चर्चा की। हमने अपने पूर्व के वीडियो में देखा कि डब्ल्यू बैटसन ने जो लथाइरस यानी स्वीट पी के दो लक्षण, जिसमें परागकण की शेप और फूलों के रंग को सम्मिलित किया गया, उनकी इनहेरिटेंस जब जांच की गई संकरण के द्वारा, तो उसने जो परिणाम प्राप्त किए वो परिणाम मेंडल के थर्ड लॉ, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें विचलन दर्शाया गया। डब्ल्यू बैटसन को स्वीट पी के जो डाइहाइब्रिड क्रॉस थे, उनके प्राप्त परिणामों में थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में विचलन प्राप्त हुआ और इस विचलन की व्याख्या उन्होंने कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस के रूप में की। डब्ल्यू बैटसन के ही प्रयोगों से संबंधित मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किए, डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, तो उसे भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, जिसकी व्याख्या उसने सहलग्नता यानी लिंकेज के रूप में की। इसके अलावा हमने सिस एंड ट्रांस हेट्रोजाइगोटिक अरेंजमेंट्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज आदि विषयों पर चर्चा की। आज हम क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज और रिकॉम्बिनेशंस पर चर्चा करेंगे। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन है क्या? एक जोड़ी सजातीय गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के संगत खंडों में जीन विनिमय के फलस्वरूप सहलग्न जीन्स में पुनः संयोग की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज या जीन विनिमय या रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं। अर्थात दो सजातीय गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के गुणसूत्र खंडों में विनिमय की क्रिया जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 4 क्रोमेटिड्स में से केवल 2 में जीन विनिमय होता है। ये पूर्व की व्याख्या है। अब हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा स्ट्रैंड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं जीन विनिमय में। सेकेंड, बाइवेलेंट के केवल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीन विनिमय होता है। एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिडों में जीन विनिमय नहीं होता। थर्ड, काइज़मेटा की संख्या बाइवेलेंट गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। गुणसूत्र जितने अधिक लंबे होंगे उतनी ही अधिक काइज़मेटा की संख्या होगी। फोर्थ, बाइवेलेंट गुणसूत्रों पर जितनी अधिक दूरी पर जीन्स स्थित होते हैं, जीन विनिमय की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होती है। ये हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की घटना ज़्यादा होती हैं और उसके बिल्कुल उलट वहाँ लिंकेज कम पाया जाता है। जीन विनिमय की किस्में यानी काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय के समय काइज़मेटा की संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। काइज़मेटा की संख्या के आधार पर क्रॉसिंग ओवर निम्न प्रकार के हो सकते हैं: सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर में जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि एक काइज़मेटा यहाँ पर फॉर्म होता है। डबल क्रॉसिंग ओवर में 2 काइज़मेटा फॉर्म होते हैं और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में उससे ज़्यादा काइज़मेटा फॉर्म होते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर की घटना 2 से ज़्यादा बार रिपीट होती है 2 स्ट्रैंड के बीच में, और 2 से ज़्यादा स्ट्रैंड भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर
जब गुणसूत्र युगल की पूर्ण लंबाई में केवल एक काइज़मेटा बनता है तो इसे एकल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसमें सजातीय गुणसूत्रों के क्रोमेटिड अपनी पूर्ण लंबाई में केवल एक स्थान पर संपर्क में आते हैं या टूटते हैं। डबल क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रोमेटिड्स दो स्थानों पर संपर्क में आते हैं एवं टूटते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में दो काइज़मेटा बनते हैं। इनमें दोनों काइज़मेटा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक क्रॉसओवर में प्रत्येक सजातीय गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स में से कोई भी एक भाग ले सकता है। यानी जो हम पहले भी कह चुके हैं कि सिर्फ दो ही क्रोमेटिड भाग नहीं लेते, जो बाइवेलेंट के चारों क्रोमेटिड्स हैं उसमें से कोई भी उसमें भाग ले सकते हैं। इस प्रकार जो क्रोमेटिड्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें गुणसूत्र के जो स्ट्रैंड्स हैं चारों बाइवेलेंट के, वो कितने स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके आधार पर जो डबल क्रॉसओवर है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बाइवेलेंट है ये दो समजात गुणसूत्र हैं और ये दो समजात गुणसूत्र के सिर्फ यहाँ पर दो ही स्ट्रैंड यहाँ सिर्फ दो स्ट्रैंड इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रैंड यहाँ इन्वॉल्व हैं एक क्रॉसओवर में और दूसरे में ये तीसरा स्ट्रैंड इन्वॉल्व है, तो हम इसे कहते हैं यहाँ, क्योंकि 3 स्ट्रैंड इसमें शामिल है तो हम इसको कहते हैं 3 स्ट्रैंडेड डबल क्रॉसओवर। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो बीच वाले दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक क्रॉसओवर में इन्वॉल्व हैं और दूसरे जो दो स्ट्रैंड हैं वो दूसरे क्रॉसओवर में इन्वॉल्व हैं, यानी चारों जो स्ट्रैंड हैं वो इनमें सम्मिलित है, तो हम इसे कहते हैं 4 स्ट्रैंडेड क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर। इसके अलावा अगर जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं कि 2 से ज़्यादा अगर काइज़मेटा फॉर्म होते हैं तो हम उसे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब एक ही गुणसूत्र युगल में 2 से अधिक स्थानों पर काइज़मेटा बनते हैं तो इस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर को बहुगुणित क्रॉसिंग ओवर यानी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर एंड काइज़मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर की घटना और काइज़मा का बनना यानी काइज़मेटा का फॉर्मेशन और जीन का एक्सचेंज, इन दोनों घटनाओं के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को समझने के लिए 2 थ्योरीज हम यहाँ देखेंगे। एक क्लासिकल थ्योरी और 2 प्लेन थ्योरी और दूसरी काइज़मा टाइप थ्योरी और 1 प्लेन थ्योरी जो अब मान्य है। सेकेंड थ्योरी को अब हम मानते हैं कि ये ज़्यादा सही है। क्लासिकल थ्योरी और 2 प्लेन थ्योरी में हम ये देखते हैं कि इसके अनुसार पहले काइज़मेटा फॉर्म होते हैं फिर जीन का एक्सचेंज होता है। 2 प्लेन थ्योरी के अनुसार जो काइज़मेटा का फॉर्मेशन है या काइज़मेटा का बनना है वो जीन विनिमय के कारण नहीं होता और इनके बीच में 1-to-1 रिलेशन भी नहीं होता, अर्थात काइज़मेटा का बनने का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पर जीन का एक्सचेंज होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर काइज़मेटा पहले ही फॉर्म हो चुके होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार काइज़मेटा उन बिंदुओं को प्रकट करते हैं जहाँ पर समजात और नॉन सिस्टर अर्धगुणसूत्र भौतिक रूप से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं कि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि जीन का विनिमय हो, क्योंकि इस प्रकार के जो लूप्स बनते हैं या जो क्रॉस ओवर्स बनते हैं ये दोनों गुणसूत्र के बीच में अलग अलग प्लेन पर यानी एक दूसरे के समकोण पर स्थित अलग अलग तलों पर बनते हैं, इसलिए हम इसे 2 प्लेन थ्योरी कहते हैं। और जो काइज़मेटा का निर्माण है उसके कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसी के कारण माना जाता है कि जीन का विनिमय होता है। और इस प्रकार के जो
एडजेसेंट लूप्स हैं उनमें अर्ध गुणसूत्रों का जो पृथक्करण है वो इक्वेशनल यानी समकारी और न्यूनकारी यानी रिडक्शनल होता है। जो दूसरी थ्योरी है जिसे हम कहते हैं काइज़मा टाइप थ्योरी और वन प्लेन थ्योरी, उसके अनुसार पहले जीन का एक्सचेंज होता है और उसके जीन का एक्सचेंज होने के परिणाम स्वरूप काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार के जो गुणसूत्र की जो व्यवस्था है वो एक ही प्लेन पर होती है और इसलिए हम इसे वन प्लेन थ्योरी कहते हैं। और अब यही मान्य है कि जो जीन का एक्सचेंज है उसी के कारण क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और उसी के कारण काइज़मेटा फॉर्म होते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार काइज़मेटा और जीन एक्सचेंज में 1-to-1 रिलेशन होता है, यानी जीन एक्सचेंज होता है तो उतना काइज़मेटा फॉर्म होते हैं। रिकॉम्बिनेशन को समझने के लिए मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसको समझने के लिए हम 3 थ्योरीज यहाँ देखेंगे। प्रिकोसिटी थ्योरी, बेलिंग्स हाइपोथेसिस एंड कॉपी चॉइस मॉडल, और जो रीसेंट वर्तमान में हम जो देख रहे हैं वो है हाइब्रिड डीएनए मॉडल। फर्स्ट जो प्रिकोसिटी थ्योरी है, प्रिकोसिटी सिद्धांत के आधार पर जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम तथा सिस्टर क्रोमेटिड्स के कॉइलिंग के कारण उत्पन्न होने वाले खिंचाव या ऐंठन के कारण होता है। सेकंड हम देखेंगे बेलिंग हाइपोथेसिस एंड कॉपी चॉइस मॉडल। बेलिंग हाइपोथेसिस एंड कॉपी चॉइस मॉडल के अनुसार जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ उसने कहा कि 2 प्रकार के इसमें क्षेत्र हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक जो यहाँ आपको ये मोती के जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं उनको इन्होंने कहा क्रोमोमियर्स, और इनके बीच का जो जगह है जहाँ ये लिंक होते हैं उनको कहा इंटर क्रोमोमियर स्पेसेस। तो बेलिंग के अनुसार उसने ये बताया कि जो 2 गुणसूत्र हैं उनकी जब कॉपी होती है, जब उनका डुप्लीकेशन होता है, उस समय पहले जो क्रोमोमियर वाले क्षेत्र हैं जो हम यहाँ पर डॉट्स देख रहे हैं, इनकी डुप्लीकेशन होता है, इनका द्विगुणन होता है, और उसके बाद में इनके जो बीच के इंटर क्रोमोमियर जो एरियाज़ हैं, जो इंटर क्रोमोमियर क्षेत्र हैं, उनका डुप्लीकेशन होता है। और जब इंटर क्रोमोमियर क्षेत्रों का जब डुप्लीकेशन होता है उस समय ये जो स्ट्रैंड है वो इस तरह से क्रॉस हो जाते हैं जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो इनका लिंक होता है, क्रॉस लिंक जब हो जाता है, उसके कारण उन्होंने कहा कि क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और जीन एक्सचेंज होता है। अब इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है सिर्फ। जो मेन है और अब जो वर्तमान में माना जाता है क्रॉसिंग ओवर के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल, वो है डीएनए हाइब्रिड मॉडल, यानी संकर डीएनए प्रारूप हाइब्रिड डीएनए मॉडल, और हम इसे हेट्रोड्यूप्लेक्स डीएनए भी बोलते हैं। ये हॉलिडे और वाइट हाउस के द्वारा दिए गए थे मॉडल्स। समय समय पर कई मॉडल्स इनके आए। जो मूल इसका जो प्रारूप है, या इसको कहें कि जो बेसिक्स इसके हैं कि किस पर ये आधारित है, किस कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ सूक्ष्म जैवीय तंत्रों में प्राप्त परिणामों की सही रूप से व्याख्या करने के कारण 1960 में संकर डीएनए प्रारूप बहुत प्रसिद्ध हुए, जिसमें 1963 में व्हाइट हाउस द्वारा व 1964 में
हॉलिडे द्वारा संबंधित मॉडल इसके बारे में प्रस्तुत किए गए। अब दो तरह के मॉडल्स हम यहाँ देखेंगे, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और डबल स्ट्रैंड ब्रेक के बाद में क्या होता है, मतलब एक स्ट्रैंड अगर दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका एक एक स्ट्रैंड टूटता है तब किस प्रकार क्रॉसिंग ओवर या कायस्मेटा फॉर्मेशन होता है, और जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक होते हैं तो किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर या कायस्मेटा फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड जब ब्रेक होता है। यहाँ हम दो बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हैं और इनके एक एक स्ट्रैंड में जब ये फर्स्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो क्रॉस करते हैं और एक दूसरे से लिंक होते हैं। जब ये लिंक होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर एलील्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी एक ही जीन के अलग अलग प्रकार वहाँ पर, अलग अलग रूप वहाँ पर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो सकते हैं और इस तरह से फिर जीन का एक्सचेंज होता है और हमें यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाता है। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन हमें, ये क्रॉस होता है और ये रिकॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में जो सेकंड इनमें क्रॉस ओवर होता है वो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं वो दो प्रकार का हो सकता है। ये सेकंड ब्रेक एक जो सेम स्ट्रैंड थे उन्हीं के बीच में अगर होता है जैसा हम यहाँ देख रहे हैं तो ये वापस क्रॉस करेंगे और फिर से सेम जो स्ट्रैंड थे पहले एक बार वो क्रॉस कर चुके हैं और अगेन जब वो क्रॉस होते हैं तो वो वापस वही स्ट्रैंड से जुड़ जाते हैं जो पुराना था। तो सेकंड जो क्रॉस इसमें होता है उसमें हमें कोई रिकॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होता। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो सेकंड ब्रेक हो वो बाकी जो दोनों बचे हुए स्ट्रैंड हैं उनके बीच में हो इस तरह से, और फिर हमें रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट्स प्राप्त हो। तो दो प्रकार का ये सेकंड क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और इस प्रकार से हमें हाइब्रिड जो डीएनए है वो प्राप्त होता है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक देखते हैं उस स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इसमें से एक क्रोमोसोम है जिसके ये दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हुए हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड ब्रेक होते हैं इनका वापस इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो उनका खंड नष्ट हो गया है वो जो रीफॉर्म होता है तो वो रीफॉर्मेशन जो दूसरा क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम उसके साथ ये इस प्रकार हाइब्रिड करते हैं दोनों, और ये इस प्रकार ये फॉर्म होते हैं दोनों थ्रेड हम यहाँ देख रहे हैं। और जो पहले से पूरा था एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम उसकी कॉपी यहाँ पर ये दूसरा क्रोमोसोम बन जाता है, क्योंकि जो बीच में सेगमेंट टूट गया था ये उसी तरह तैयार हो जाता है जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। और हम ये देखते हैं कि दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर एलील क्योंकि अलग अलग तरह के हो सकते हैं तो जीन का एक्सचेंज यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि यहाँ अब वो एलील फॉर्म हो गए जो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर थे या दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर थे। और ये हम कहते हैं कि हाइब्रिड जो डीएनए है वो हमें प्राप्त हो गया है। इसे हम यहाँ इस प्रकार समझते हैं कि इन प्रारूपों में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स से संबंधित यानी जो समजात गुणसूत्र हैं उनमें द्विस्तरीय डीएनए के खंडित स्ट्रैंड संपूरक क्षार युग्मों के द्वारा बिना टूटे हुए खंडों से क्रॉस रूप में युग्मित होते हैं और इनके फलस्वरूप संकर डीएनए खंडों का निर्माण होता है। इसी कारण इन्हें हम संकर डीएनए मॉडल या संकर डीएनए प्रारूप कहते हैं। जो हमने यहाँ दो मॉडल्स की बात करी, एक हॉलिडे मॉडल है और दूसरा व्हाइट हाउस मॉडल है। इन दोनों में मॉडलों में जो मेन अंतर है वो
जो ब्रेक होते हैं स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स, उनकी पोलैरिटी में यानी उनकी ध्रुवता में अंतर है। इनमें मेन जो फर्क होता है, जो व्हाइट हाउस के मॉडल है उसमें दोनों जो स्ट्रैंड ब्रेक होते हैं, या कहें कि दोनों जो, जैसा हमने सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में देखा कि दोनों होमोलोगस पेयर के एक एक स्ट्रैंड में यहाँ पर हम ब्रेक देखते हैं, तो व्हाइट हाउस के अनुसार जो दोनों स्ट्रैंड में जो ब्रेक होता है वो अपोजिट पोलैरिटी का होता है। यानी एक स्ट्रैंड 5' to 3' साइड में होता है, तो दूसरा 3 से 5 डायरेक्शन में होता है। और जो हॉलिडे मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो दोनों स्ट्रैंड है उनकी पोलैरिटी सेम होती है, और जो ज़्यादा मान्यता मिली है वो हॉलिडे मॉडल को मिली है। अब जो माना जाता है वो, या जिसको कहें कि प्रेजेंट में जिससे ज़्यादा सही माना जाता है, वो हॉलिडे हाइब्रिड डीएनए मॉडल है। फिर हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति का नियमन करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति मुख्य रूप से संलग्न जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। बिल्कुल जो हमने लिंकेज में देखा है, जस्ट उसका रिवर्स हम यहाँ देखेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक जेनेटिक, वातावरण संबंधी व शरीर क्रियात्मक कारक भी क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। टेम्परेचर, निम्न व उच्च ताप क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति में वृद्धि करते हैं। एक्सरेस यानी एक्सरे व अन्य विकिरणों से क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति में वृद्धि होती है। आयु, मादा ड्रोसोफिला में आयु के साथ क्रॉसिंग ओवर में कमी होती जाती है। फोर्थ, रसायन, म्यूटाजेंस की भांति कार्य करने वाले कुछ रसायन भी क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जीन म्यूटेशन भी क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियसली म्यूटेशंस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की घटनाएं बढ़ती हैं, और क्रॉसिंग ओवर की घटनाओं के बढ़ने के कारण ही ज़्यादा जीन म्यूटेशंस होते हैं। इनमें से कुछ के कारण आवृत्ति अधिक तथा अन्यों के कारण कम हो जाती है। लिंग, ड्रोसोफिला की नर मक्खियों में क्रॉसिंग ओवर नगण्य होता है। रेशम के कीट की मादा में क्रॉसिंग ओवर का सर्वथा अभाव होता है, यानी वहाँ पर लिंकेज की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा पाई जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज़्यादा होता है। देन कायज़मेटा फॉर्मेशन, किसी एक बिंदु पर कायज़मेटा अपने समीप दूसरे कायज़मेटा को नहीं बनने देते और इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर को रोकते हैं। प्रतिलोमन, गुणसूत्र खंडों में प्रतिलोमन क्रॉसिंग ओवर का इनहिबिशन करता है, यानी संदमन करता है। जीन्स के बीच की दूरी, संलग्न जीन के बीच की दूरी ही क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति का नियमन करने वाला मुख्य कारक होता है। ऑब्वियसली जीन्स के बीच में दूरी कम होती है तो लिंकेज की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं और क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं कम होती हैं। समीप स्थित संलग्न जीन्स की अपेक्षा दूर स्थित संलग्न जीन में क्रॉसिंग ओवर के अवसरों की संभावनाएं अधिक होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर सार्वत्रिक रूप से समस्त जीवों में पाया जाता है। निम्नलिखित कारणों से क्रॉसिंग ओवर की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीन्स के रैखिक विन्यास की पुष्टि होती है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर द्वारा गुणसूत्रों के आनुवंशिकी मानचित्र तैयार करने में हेल्प मिलती है। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जीन्स के जो नए संयोग बनते हैं या रिकॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं वो किसी समष्टि के जीन कोश में जीन्स की आवृत्ति में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और इनके कारण विकास की जो घटनाएं हैं वो होती हैं, अर्थात विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यतिकरण या बाधा एवं संपात यानी इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। अब ये कि इंटरफेरेंस क्या है और कोइंसिडेंस क्या है, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक बार जब क्रॉसिंग ओवर की घटना गुणसूत्र के जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में होती है, या कहें कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा होता है,
तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर को अगर बाधा पहुंचाता है या उसके होने की घटना को रोकता है, इनहिबिट करता है, तो इसको हम कहते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। और अगर दूसरा क्रॉसओवर होता है तो हम उसे कहते हैं कोइंसिडेंस। तो अगर एक सिंगल क्रॉसओवर होता है और डबल दूसरा क्रॉसओवर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि 100% इंटरफेरेंस है। और क्योंकि एक गुणसूत्र की लंबाई के आधार पर कितना नंबर ऑफ जीन वहाँ मौजूद है, उसके आधार पर ये अनुमानित किया जाता है कि इसमें कितने क्रॉसओवर हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ जीन्स हैं उतना उनके पहले जो इंटर जीन स्पेस है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की घटना हो सकती है। तो वो जो मान है वो हम मानते हैं कि वो एक्सपेक्टेड मान होता है कि इतना हो सकता है, प्रत्याशित है, ये अनुमानित है ये। और जो घटना होती है वो वास्तव में कितनी होती है, ये एक दूसरा आंकड़ा है। तो एक तो होता है प्रत्याशित मान होता है, एक होता है वास्तविक मान कि वास्तविक क्रॉसिंग ओवर कितना हुआ है। एक क्षेत्र विशेष के जीन विनिमय द्वारा आसन्न क्षेत्रों में यानी एडजेसेंट जो एरिया है वहाँ पर जीन विनिमय में व्यतिकरण या बाधा अगर उत्पन्न होती है तो हम इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। विभिन्न क्षेत्रों में व्यतिकरण स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। यदि डबल क्रॉसओवर यानी द्विविनिमयज पूर्ण अभाव हो उसका, तो हम ये कहते हैं कि 100% इंटरफेरेंस है, सेकेंड क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। और अगर द्विविनिमय प्रत्याशित मान जो भी उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके बराबर ही उसका अगर वास्तविक जो मान है वो होता है, तो हम ये कहते हैं कि व्यतिकरण या इंटरफेरेंस नहीं है। यदि द्विविनिमयजों की बारंबारता प्रत्याशित मान के समान होती है तो हम ये कहते हैं कि 100% कोइंसिडेंस है। और यदि द्विविनिमयजों के पूर्ण अभाव होता है तब हम ये कहते हैं कि कोइंसिडेंस या जो संपात है वो शून्य है। संपात गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की गणना हम इस सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। संपात गुणांक इज इक्वल टू वास्तविक द्विविनिमयजों का प्रतिशत मान बटे प्रत्याशित द्विविनिमयजों का प्रत्याशित मान। संपात जितना अधिक होगा व्यतिकरण उतना ही कम होगा। ऑब्वियसली कोइंसिडेंस या क्रॉसओवर जितना ज़्यादा है उसमें इंटरफेरेंस उतना कम होता है। इसके विपरीत संपात जितना कम होगा व्यतिकरण उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार संपात और व्यतिकरण परस्पर विलोम अनुपाती होते हैं। पुष्पधारी पौधों में सामान्यता मिलने वाले धनात्मक व्यतिकरण यानी पॉजिटिव इंटरफेरेंस के विपरीत जीवाणुओं, जीवाणुभोजियों यानी बैक्टीरियोफेजेज में और एस्पायरिजिलस जो एक कवक है आदि में ऋणात्मक व्यतिकरण यानी नेगेटिव इंटरफेरेंस देखा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवाणुओं आदि में किसी एक क्षेत्र विशेष में होने वाले पुनः संयोजनों में वृद्धि होने पर उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशंस और जीन एक्सचेंज की घटना किस प्रकार होती है और ये लिंकेज की घटना को किस प्रकार प्रभावित करती है। धन्यवाद।